बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है और आप देख रहे हैं इस वक्त गुलिस्तान न्यूज की इस लाइव नशरियात में अलविदा साल 2021, क्योंकि हम साल 2021 के अलविदाई लम्हात में अभी गुजर रहे हैं और कुछ ही घंटे बाद हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे और नए साल में हम नए ख्वाहिशात के साथ ही दाखिल हो जाएंगे। लेकिन साल 2021 हम सब के लिए किस तरह की यादें छोड़कर जा रहा है, उन्हीं लम्हात को, उन्हें खट्टे मीठे लम्हात को आज हमने इस प्रोग्राम के जरिए अलग अलग रिपोर्ट्स के तहत आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साल की शुरुआत में ही जब हम देखते हैं तो अलग अलग चीजें देखने को मिली, लेकिन साल भर जो माही जनवरी से लेकर माही दिसंबर तक साल 2021 में लगातार हर दिन हर लम्हा हम सब के लिए बाइस खौफ साबित हुआ, वो था कोविड-19। और कोविड-19 के पेश नजर साल 2021 में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ है, आइए उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। साल 2021 मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के पेश नजर पुरखौफ साल ही गुजरा, क्योंकि कोविड-19 साल 2021 में पिछले सालों के मुकाबले में न सिर्फ ज्यादा मुतासिर कुन साबित हुआ, बल्कि कोविड की दूसरी लहर ने पिछले बरसों की शरह अमवात के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। और इस दौरान कोविड लॉकडाउन की वजह से कारोबार, तालीम, दफातर का कामकाज, यहाँ तक कि आम इंसान की जिंदगी भी काफी मुतासिर कुन रही। साल 2021 में फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई तक कोविड के असरात इस कदर मुतासिर कुन रहे कि वादी के मजहबी मकामात पर भी लोगों के जमा होने पर पाबंदियां आयद रही। इसके अलावा सरकारी व गैर सरकारी सतह की तकरीबात को भी महदूद करना पड़ा, जबकि कश्मीर में होने वाली शादी की तकरीबात भी या तो मनसूख की गई या कि फिर सादगी के साथ मनाई गई। इसके अलावा सालाना होने वाली अमरनाथ यात्रा भी साल 2021 में बढ़ते कोविड मामलात के पेश नजर मनसूख की गई। साल 2021 के मई महीने में सबसे ज्यादा कोविड केसेस मुस्बत पाए गए, जिस दौरान सबसे ज्यादा कोविड अफवात माही मई के दौरान ही रिपोर्ट की गई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मई के महीने में ही साल 2021 में 1,09,000 के करीब अफराद को कोविड पॉजिटिव पाया गया, यानी एक एवरेज के मुताबिक मई में रोजाना 3,640 मामलात पॉजिटिव पाए गए। इतना ही नहीं, मई में ही रोजाना एवरेज 52 अफराद के अमवात के साथ ही 1,624 लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई है। ताहम जून के महीने में 1,624 के मुकाबले में 416 अमवात ही कोविड की वजह से हुए। इस तरह से मई में 3,500 केसेस रोजाना मुस्बत पाए जाने के मुकाबले में जून में ये तादाद रोजाना 856 के आसपास रही। इस तरह से मई का महीना कोविड के एतबार से साल 2021 में सबसे खतरनाक महीना साबित हुआ। इसी दौरान ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर दहशत पैदा की थी, और अगरचे ब्लैक फंगस के ज्यादातर मामलात जम्मू के अंदर पाए गए, ताहम इसका खौफ कश्मीर में भी महसूस किया गया। साल 2021 में लगातार कोविड मामलात पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इस एदाद-ओ-शुमार में अगरचे माह अक्टूबर तक काफी गिरावट भी रिपोर्ट की गई, ताहम अक्टूबर के बाद इसकी तादाद में मजीद इजाफा हुआ। इसके अलावा माहिरीन की जानिब से कोविड की तीसरी लहर के मुमकिन खदशात भी मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अवाम के लिए 2021 में बाइस खौफ ही साबित हुए। हालांकि सरकार की जानिब से कोविड के असरात कम करने के लिए जहां वैक्सीनेशन का एक जामिया प्रोग्राम भी साल 2021 में ही शुरू किया गया,
تاہم سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے متعین کیے گئے اہداف کو بھی حاصل کیا جا رہا ہے اور کووڈ کے خلاف ویکسینیشن پروگرام کی عوام میں بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اس طرح سے سال 2021 کووڈ کے پیش نظر پرخوف سال ہی ثابت ہو گیا۔ چلو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سال 2021 کووڈ-19 کے پیش نظر پرخوف سال ہی ثابت ہو رہا ہے، اور اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ مئی کا مہینہ اس سب میں سب سے موٹلٹی ریٹ کے ساتھ اور پازیٹیو کیسز کے ساتھ اس سال میں بھی نمبر 1 پہ ہم نے دیکھا۔ لیکن مئی کے مہینے میں اگرچہ بری خبریں ہی زیادہ سننے کو ملتی تھی، لیکن جون کا مہینہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں جموں کشمیر کے لیے بڑی اچھی خبر بھی تھی، اور یہ بڑی اچھی خبر جموں کشمیر کو لے کر یا جموں کشمیر کے حالات کو لے کر، جموں کشمیر کے اندر واقعات کو لے کر، جموں کشمیر میں سیاست کو لے کر اور جموں کشمیر کے اندر جو ماحول ہے اس کو لے کر، جب وزیر اعظم کی جانب سے کل جماعتی میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کو خصوصاً دعوت دی گئی، اور اس کے بعد نہ صرف اس دعوت سے جموں کشمیر کے سیاسی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، بلکہ عوامی حلقوں میں بھی امیدیں برائی تھی۔ لیکن یہ میٹنگ جب ہوئی، اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھائیں گے۔ جموں کشمیر کا خصوصی درجہ یعنی 370 ختم کرنے کے بعد 24 جون سال 2021 کی تاریخ جموں کشمیر کے لیے ایک ایسا دن تھا کہ جس دن جموں کشمیر پر مخصوص کل جماعتی میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں دلی میں منعقد ہوئی۔ 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والی یہ میٹنگ جموں کشمیر کے لیے کسی اہم دن سے کم نہیں سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس میٹنگ میں پہلی بار وزیر اعظم اور داخلہ وزیر امت شاہ کی موجودگی میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی تنظیموں کے لیڈران نے شرکت کی۔ یہ میٹنگ جموں کشمیر میں سیاسی پیش رفت کے طور پر بھی اہم تصور کی جا رہی تھی۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے سیاسی لیڈران کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میٹنگ میں جموں کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ اور پارٹی سربراہان نے حصہ لیا۔ ہر جماعت اور لیڈران نے وزیر اعظم کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ عوامی حلقوں میں بھی اس میٹنگ کے انعقاد سے ایک امید جاگنے لگی تھی۔ میٹنگ میں جہاں 370 کی بحالی اور پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو لے کر بات کرنے کی ضرورت پر مرکزی حکومت کو محبوبہ مفتی اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بحالی امن کے لیے ضروری قرار دیا، وہیں پر میٹنگ میں شامل بیشتر سیاسی لیڈران نے جموں کشمیر میں درجہ ریاست کی بحالی اور الیکشن کے انعقاد کی مانگ وزیر اعظم کے سامنے دہرائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور داخلہ وزیر امت شاہ نے میٹنگ میں شامل لیڈران کی سبھی مانگیں اور باتیں نوٹ کرنے کے بعد کہا کہ جموں کشمیر میں مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بحال ہوگا۔ تاہم وزیر اعظم نے حد بندی کمیشن کی رپورٹ آنے کے ساتھ ہی الیکشن کرانے کی جموں کشمیر میں یقین دہانی بھی لیڈران کو کرائی۔ اس دوران میٹنگ کا لب لباب وزیر اعظم کی اس بات کو ہی قرار دیا گیا جس میں انہوں نے دل اور دلی سے دوری ختم کرنے کا منتر دیا۔ تاہم سال 2021 میں 24 جون کی اس میٹنگ کے بعد یہاں کے سیاسی رہنماؤں اور عوامی حلقوں نے کل جماعتی میٹنگ کے آؤٹ کم کو زمینی سطح سے دور پایا۔ حالانکہ اس میٹنگ کے انعقاد سے ضرور عوامی اور سیاسی حلقوں میں ایک جان آ گئی تھی، تاہم سال ختم ہوتے ہی اس میٹنگ کے ثمرات سے بھی عوام آج تک محروم نظر آئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں خاص طور پر 90 کی دہائی کے بعد جو حالات جن حالات سے عوام گزر رہی ہیں، یہ واقعی ایک پرآشوب دور تھا، چاہے 90 کی دہائی کی بات ہو یا موجودہ حالات، کیونکہ موجودہ حالات میں بھی جب مرکز کی جانب سے دفعہ 370 ہٹائی گئی اور اس کے بعد جمہوری حکومت بھی یہاں پر نہیں ہے، لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ دلی سے ہی سرکار چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ مرکزی سرکار اور جموں کشمیر انتظامیہ بار بار سلامتی کے بلند بانگ دعوے کرتے آئے ہیں، لیکن ان بلند بانگ دعووں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر جو بندوق ہے وہ خاموش نہیں ہوئی ہے۔ ماہ جنوری سال 2021 سے لے کر دسمبر کی آج کی تاریخ تک یہاں بندوق کی گنگرج، چاہے سرحدیں ہوں یا جموں کشمیر کے اندرونی علاقے ہوں، چاہے شہری علاقے ہوں یا دیہات کے علاقے ہوں، ہر جگہ پر بندوق کی گنگرج جاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سال بھی ملیٹنسی سے ریلیٹڈ واقعات
एनकाउंटर्स, हमले इस साल भी हुए हैं। न सिर्फ यहाँ पर झड़पें मिलिटेंटों और फोर्सेस या जो फौज है उनके दरमियान हुई हैं, बल्कि शहरी इलाकों में, शहरी श्रीनगर से लेकर दूसरे इलाकों में शहरी हलाकतें भी हुई हैं। और इस साल भी हमने देखा कि जो आम लोग हैं, जो आम नौजवान हैं, उनकी मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत का सिलसिला अभी तक भी नहीं रुका है। इस पर भी हमारी डेस्क की पेश है ये रिपोर्ट। साबिका बरसों की तरह साल 2021 में भी मिलिटेंट सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रही। इन सरगर्मियों में न सिर्फ वादी के शुमाल और जुनूब में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पें हुई, बल्कि मिलिटेंटों ने शहरी श्रीनगर में कई जगहों पर कई बार हमले भी किए। जिसमें न सिर्फ फोर्सेस के एहलकार निशाना बने, बल्कि सिविलियन हलाकतें भी हुई। साल 2021 में ही श्रीनगर के मारूफ दवासाज मखनलाल बिंद्रू, संगम ईदगाह में सरकारी स्कूल में तैनात खातून प्रिंसिपल और एक उस्ताद को भी हलाक किया गया। इसके अलावा कई आम शहरी और पुलिस एहलकार व अफसरान भी हमलावरों ने जाम बहक किए। साल के आखिर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़राए के हवाले से जो मिलिटेंट सरगर्मियों के एदाद शुमार बयान किए, उसके मुताबिक साल रवा में कश्मीर के अंदर कुल 168 मिलिटेंट जाम बहक हुए, जबकि इस दौरान 34 सिविलियन और 30 फोर्सेज व फौजी एहलकार भी जाम बहक हुए। इस दौरान साल 2021 में 128 नौजवानों ने मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत की, जिसमें 73 को मुख्तलिफ झड़पों के दौरान जाम बहक करने का दावा किया गया, जबकि 16 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुल 82 मिलिटेंट और 592 OGWs को गिरफ्तार, जबकि 4 मिलिटेंटों ने फोर्सेस के सामने सरेंडर भी किया। एक साल की मुद्दत के दौरान पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 शहरी क्रॉस फायरिंग के दौरान जाम बहक हुए, जो पिछले 3 दहाइयों में सबसे कम तस्वुर किया जा रहा है। इस तरह से साल 2021 में वादी के शुमाल और जुनूब और वस्ती कश्मीर में माह जनवरी से लेकर माह दिसंबर तक मिलिटेंट सरगर्मियां बराबर जारी रहीं। हालांकि सरकार की जानिब से अगरचे पिछले बरसों के मुकाबले में मिलिटेंट सरगर्मियों में कमी का दावा किया जा रहा था, ताहम इसके बावजूद झड़पों और कशीदा हालात का सिलसिला साल के आखिर तक वक्फे वक्फे से जारी रहा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों को लेकर जो आपने अभी ये रिपोर्ट देखी, इसमें जो डेटा जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से हमें मिला है वो 29 दिसंबर साल 2021 तक का था। लेकिन उसके बाद मजीद 3 झड़पें हुई हैं, चाहे कुलगाम की झड़प हो, अनंतनाग की झड़प हो या आज शहरी श्रीनगर की झड़प हो, जिसमें इन 3 झड़पों के दौरान मजीद 9 मिलिटेंट जो है जाम बहक किए गए। तो इस तरह से जो तादाद है उसमें 168 से लेकर मजीद 9 मिलिटेंट्स की मारे जाने की जो तस्दीक हुई है, तो वो तादाद बढ़ गई है। लेकिन साल रवा में ही, यानी साल 2021 के आखिरी लम्हात में जब हम गुजर रहे हैं, तो इस साल 2021 के अंदर अलग अलग जगहों पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़पें हुई। लेकिन इन झड़पों के दौरान 2 झड़पें काफ़ी मुख्तलिफ थी। वो मुख्तलिफ झड़पें HMT लावेपुरा की, जिसमें 3 मिलिटेंटों को जाम बहक करने का पुलिस और फौज की जानिब से दावा किया गया था, और उसके साथ साथ हैदरपुरा में भी जो 15 नवंबर को झड़प हुई है, जिसमें 2 मिलिटेंटों के साथ साथ डॉक्टर मुदस्सिर और उसके साथ साथ अल्ताफ भट्ट को जाम बहक करने की बात की गई है। ये दोनों झड़पें इस लिहाज से मुनफरिद थी क्योंकि इस पर सिविल आम लोगों की जानिब से और खासतौर पर जो इस पे मारे गए हैं लोग हैं, उनके लवाहिकीन की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। कुछ में कहा गया कि उनके बच्चे मिलिटेंट नहीं थे, और दूसरों में कहा गया है कि जो फौज है या पुलिस है उन पर इल्जामात लगाए गए। तो इस तरह से HMT लावेपुरा के साथ साथ हैदरपुरा की जो झड़प थी, इस पर अवाम की जानिब से और खासतौर पर लवाहिकीन की जानिब से मुख्तलिफ इल्जामात फोर्सेस पर लगाए गए हैं। पेश है इस हवाले से हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट।
यूं तो साल 2021 में मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और फौज ने बड़ी कामयाबियों का दावा किया है। ताहम इसके बावजूद इसी साल मिलिटेंटों के खिलाफ झड़पों में जाम बहक अफराद को लेकर लावेपुरा HMT और हैदरपुरा की 2 ऐसे झड़पें भी हुई जिस पर फोर्सेस पर लवाहिकीन की जानिब से सवालात भी उठाए गए। अगरचे साल 2020 के आखिरी दिनों में लावेपुरा श्रीनगर में फौज ने एक झड़प के दौरान जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां से वाबस्ता 3 नौजवानों को मिलिटेंट बताकर जाम बहक करने का दावा किया गया। वहीं पर साल 2021 की शुरुआत में ही उनके लवाहिकीन ने इन नौजवानों को मासूम बताकर फौज के दावे पर सवालात उठाए और इनके लाशों का मुतालबा करते हुए न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि अरबाब इक़्तिदार से लगातार गुजारिशें भी की। ताहम पुलिस ने इन नौजवानों से मुत्तलिक यही कहा कि अगरचे लावेपुरा की उस झड़प में जम्मू कश्मीर पुलिस बराह रास्त शामिल नहीं थी, ताहम वो फौज पर शक करने का कोई वजह भी नहीं रखते। अलबत्ता पुलिस ने इन तीनों नौजवानों के खिलाफ जाम बहक होने तक कोई एडवर्स रिकॉर्ड न होने की भी बात कही थी। इस तरह से लवाहिकीन के शदीद एहतजाज के बावजूद भी उन्हें अपने बच्चों की लाशें वापस करने की कोई भी मांग पुलिस की जानिब से पूरी नहीं की गई। साल के आखिरी हिस्से में 15 नवंबर को हैदरपुरा में भी एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया। ताहम पुलिस के मुताबिक इस झड़प में डॉक्टर मुदस्सिर गुल को OGW और मोहम्मद अल्ताफ भट्ट जो इमारत का मालिक था क्रॉस फायरिंग में मारे जाने की बात कही गई। इस एनकाउंटर में जहां 4 लोग जाम बहक हो गए, वहीं पर रियल एस्टेट का तिजारत करने वाले डॉक्टर मुदस्सिर गुल, इमारत के मालिक मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और पुलिस की जानिब से मिलिटेंट करार दिए गए आमिर मागरे के लवाहिकीन ने पुलिस के दावे को जुटलाते हुए उनकी लाशों को लवाहिकीन को वापस करने की मांग की, जिस दौरान पुलिस ने लवाहिकीन के एहतजाज के बाद सिर्फ डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट की लाशों को लवाहिकीन के सुपर्द किया, जिस दौरान लवाहिकीन ने उनकी तदफीन मकामी मकबरों में की। हैदरपुरा एनकाउंटर की अगरचे पुलिस ने स्पेशल तहकीकाती टीम बनाकर हकाइक सामने लाने का भी यकीन दिलाया, ताहम 28 दिसंबर को मंजर आम पर आई सिट की तहकीकाती रिपोर्ट भी तनकीद और सवालात की नजर हो गई। इस तरह से साल 2021 में एनकाउंटर्स की फहरिस्त में से हैदरपुरा और लावेपुरा HMT के वाक़ात काफी वक्त तक साल 2021 में मरकज़ी सियासत और मौज़ूए बहस रही। यूं तो साल 2021 में तो नाज़रीन, आपने देखा कि मिलिटेंट से रिलेटेड मामलात में भी सिर्फ 2 ऐसे मामले थे जिन पर इस तरह के एतराज़ात उठाए गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी सरकार हो या जम्मू कश्मीर सरकार हो, अवाम का एतमाद हासिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस साल में भी सरकार किस हद तक अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुई है, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर स्टाफ तक, जहां जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से भी बैक टू विलेज प्रोग्राम साल रवां में भी जारी किए गए और बैक टू विलेज 3 के तहत अलग अलग इलाकों में अवामी मसाइल हल कराने के लिए बड़े बड़े अफसरान को डोर स्टेप्स पर भेजा गया है लोगों के। वहीं पर मरकजी सरकार की जानिब से 70 ऐसे वुज़रा जम्मू कश्मीर के और रवाना किए गए, जम्मू कश्मीर के दौरे पर रवाना किए गए, जिस दौरान उन्होंने अवामी मसाइल सुने और अवामी मसाइल सुनने के बाद उनके अजाले के लिए भी उन्होंने अहकामात जारी किए। इस साल के दौरान, साल 2021 के दौरान मरकजी वज़रा की टीमें कहां पर गई और जम्मू कश्मीर के अंदर उनके यहां आने के बाद किस तरह का रद्दअमल हुआ और जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स चलाए गए या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए गए उस पर अवाम का किस तरह का रद्दअमल देखने को मिला, उस पर भी पेश है हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद अगरचे मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू व कश्मीर में तरक्याती सरगर्मियों को बढ़ाने के हवाले से कई वादे और दावे किए गए, वहीं इन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अवाम को घरों के नज़दीक बेहतर गवर्नेंस की फरहमी की भी पेशकश की और इन कोशिशों के तहत न सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने साल 2021 में बैक टू विलेज 3 पर काम किया, बल्कि मरकजी सरकार के 70 वुज़रा भी लोगों को बेहतर गवर्नेंस की फरहमी की कोशिश में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में गए।
हालांकि बैक टू विलेज हो या मरकजी वुज़रा का दौरा जम्मू कश्मीर हो, सियासी जमातों से लेकर अवामी हलकों ने इन दोनों कोशिशों को एक नाकाम मशक से ताबीर किया। ताहम सरकार का दावा है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों के तहत शहर और देहात में अवाम के मसाइल सुने गए और फिर इन मसाइल को हल कराने के लिए भी कोशिशें की गई। इतना ही नहीं, मरकजी वुज़रा ने दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान अपने मुशाहिदात को कलमबंद करके रिपोर्ट मरकजी दाखिला वजारत को सौंप दिया। मरकजी हुकूमत के पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों के तहत ही इसी साल दाखिला वजीर अमित शाह ने 3 रोजा जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया। हालांकि ये दाखिला वजीर अमित शाह का 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला दौरा था। इस दौरे के दौरान दाखिला वजीर ने न सिर्फ कुछ तरक्याती सरगर्मियों में हिस्सा लिया, बल्कि दाखिला वजीर से कई अवामी वफूद भी मुलाक़ी हुए। याद रहे कि दाखिला वजीर के दौरा जम्मू कश्मीर से कबल ही श्रीनगर के अंदर 2 व्हीलर्स और बाइक्स को पुलिस स्टेशनों के अंदर सीज करने की एक मुहिम भी छेड़ दी गई थी, जिसे दाखिला वजीर के दौरे के साथ ही मंसूख किया गया। ताहम पुलिस ने इस मुहिम को अमित शाह के दौरा जम्मू कश्मीर से जोड़ने की तरदीद कर दी थी। इस तरह से सरकारी स्तर पर पब्लिक को सरकार के साथ जोड़ने के लिए सरकारी स्तर पर 2021 के दौरान एक बड़ी कोशिश की गई और इस कोशिश पर जहां सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए, ताहम इस कोशिश और पहल का समर क्या सरकार को साल 2021 के आखिर तक हासिल हुआ, इस पर सरकार की जानिब से अभी तक ना ही एदाद-ओ-शुमार पेश किए गए और ना ही कोई लबकुशाई की गई। नाज़रीन, साल 2021 में जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे अमवात हुए, लेकिन इन अमवात के दौरान सियासी स्तर पर जब देखा जाए और इलाहदगी पसंद सियासत को जानने वाले और उसको अपनाने वाले 2 शख्सियात का भी इस साल में इंतकाल हुआ है। और इन 2 अशखास में, इन 2 शख्सियात में सईद अली शाह गिलानी के साथ साथ मोहम्मद अशरफ सहराई भी शामिल है। आपको बताते चले कि सईद अली शाह गिलानी जो 1 सितंबर साल 2021 को रात के 10:30 बजे इंतकाल कर गए, वो उस वक्त श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे और सांस लेने में तकलीफ होने के साथ साथ चूंकि सईद अली शाह गिलानी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, तो इस वजह से 92 साल की उम्र में सईद अली शाह गिलानी 1 सितंबर साल 2021 को यानी इसी साल रात के 10:30 बजे दुआए अजल को लब्बैक कह गए। सईद अली शाह गिलानी 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सईद अली शाह गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पहले ही मुस्तफी हो गए थे। मज़ार शुहदा में उन्होंने दफन कराने की वसीयत कराई थी, ताहम हैदरपुरा के मकामी मकबरे में उन्हें सुपर्दिल लहद किया गया। उनके लवाहिकीन का मानना है कि पुलिस की जानिब से उनकी तदफीन ठीक उस तरह से नहीं कराने की इजाज़त दी गई, क्योंकि पुलिस ने सिक्योरिटी का मामला या सिक्योरिटी का हवाला दिया, तो इस तरह से लवाहिकीन का मानना है कि वो उसके तदफीन में शामिल नहीं हो पाए। तो इस तरह से सईद अली शाह गिलानी भी, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ उनका लंबा सफ़र चला है, तहरीक हुर्रियत के साथ भी उनकी वाबस्तगी थी और 1 सितंबर साल 2021 को इस साल उन्होंने इस दुनियाई फानी से इंतकाल किया। लेकिन सईद अली शाह गिलानी के साथ ही उनके करीबी दोस्त मोहम्मद अशरफ सहराई, जो तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन थे, इसी साल वो भी मई के महीने में इंतकाल कर गए। आपको बताते चले कि 5 मई साल 2021 को 77 साल की उम्र में मोहम्मद अशरफ सहराई इंतकाल कर गए। असल में मोहम्मद अशरफ सहराई लोलाब कुपवारा के रहने वाले हैं और हाल ही में श्रीनगर के बागात इलाके में रिहाइश पजीर थे और इस तरह से 1 साल से वो जेरी हिरासत थे, उधमपुर जेल में मुकीम थे और उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है 2020 में लगाई गई थी और 2020 से ही वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए थे। आपको बताते चले कि मोहम्मद अशरफ सहराई का जब इंतकाल हुआ तो उससे पहले वो कोविड पॉजिटिव थे और कोविड पॉजिटिव के बाद जब उनमें सांस लेने की तकलीफ पैदा हुई और दीगर जो चीज़ें उसमें सिम्टम्स पाए गए, तो उसके बाद उन्हें उधमपुर जेल से जम्मू के अस्पताल मुंतकिल किया गया और जम्मू अस्पताल में वो आखिरी सांस उन्होंने ली। तो इस तरह से इस साल
علیحدگی پسند سیاست سے تعلق رکھنے والے سعید علی شاہ گیلانی کے علاوہ محمد اشرف صحرائی وہ دوسرے لیڈر تھے جو اس سال 2021 میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی سفارشات بھی اسی سال میں آ گئی اور اسی سال میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے بھی کام کیا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور جموں کشمیر کے اراضی قوانین کو بدلنے کے ساتھ ساتھ ان میں ترمیم لانے کی بات بھی اسی سال ہوئی ہے، اور سال 2021 میں ہی ہم نے دیکھا کہ سرمایہ کاروں کی جانب سے جو ریئل اسٹیٹ سمٹ ہے وہ جموں کشمیر سرکار کی مدد سے، جموں کشمیر سرکار کے اشتراک سے جموں میں منعقد ہوئی۔ سال 2021 تھا اور دسمبر کا مہینہ تھا، اور اس سمٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیمیٹیشن کی سفارشات ہم نے دیکھا کہ سیاست کی نظر ہوئی، اور اس ساری صورتحال پر ہم نے رکھی نظر اور بنائی یہ رپورٹ۔ سال 2021 کے آخری ماہ دسمبر میں حد بندی کمیشن کی سفارشات اور ریئل اسٹیٹ سمٹ سیاسی گلیاروں میں موضوع بحث رہی۔ دراصل 370 ہٹائے جانے کے وقت داخلہ وزیر امت شاہ نے جموں کشمیر کی اسمبلی میں 7 سیٹیں بڑھانے کی بات کہی تھی، اور اس کے بعد حد بندی کمیشن کا قیام عمل میں لانے کے بعد سال 2021 میں ہی اس کمیشن نے صحیح معنوں میں زمینی سطح پر کام کرنا شروع کیا، اور سال کے آخری ماہ میں حد بندی کمیشن نے ایسوسیٹ ممبران کی موجودگی میں اپنی سفارشات پیش کی۔ یاد رہے کہ نیشنل کانفرنس نے ابتدا میں اس کمیشن کا حصہ بننے سے صاف انکار کیا تھا، تاہم وقت بیتتے ہی کشمیر سے تعلق رکھنے والے نیشنل کانفرنس کے 3 ممبران پارلیمنٹ نے بلاخر کمیشن کی میٹنگ میں دلی کے اندر شمولیت کر ہی ڈالی، تاہم تینوں ممبران کمیشن کی سفارشات پر ناراضی پائے گئے۔ حد بندی کمیشن نے جہاں 7 سیٹوں میں سے 6 جموں اور محض 1 کشمیر صوبے میں بڑھانے کی سفارش کی تھی، وہیں پر نیشنل کانفرنس سے وابستہ ایسوسیٹ ممبران اور جموں کشمیر کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے حد بندی کمیشن کی سفارشات کو سال 2011 کے مردم شماری کے برعکس قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کیا، اور اس کمیشن کے سامنے یہ مانگ رکھی کہ کمیشن اپنی رپورٹ قانون کے مطابق آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کریں۔ جموں کشمیر میں بالعموم اور کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے بالخصوص حد بندی کمیشن کی سفارشات کو سرے سے ہی مسترد کیا۔ اس طرح سے حد بندی کمیشن کی حتمی رپورٹ سال 2021 کے آخر تک بھی مکمل نہیں ہو پائی۔ دری اصلاح جاری سال کے اختتامی دنوں جموں میں منعقدہ ریئل اسٹیٹ سمٹ بھی سیاست کی نظر ہو گئی، کیونکہ حد بندی کمیشن کی سفارشات کی طرح اس سمٹ پر بھی جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید اور برہمی کا اظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس سمٹ میں 39 کمپنیوں کے سربراہان کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے اور کہا کہ جب تک نہ جموں کشمیر میں سرمایہ کاری ہوگی تب تک روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، اور جب تک نہ انڈسٹریز کے لیے سرمایہ کاروں کو زمین دی جائے تب تک یہاں صنعتیں بھی قائم نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہاں اراضی قوانین میں بھی ترامیم لانی پڑی، جس کے تحت اب نجی زرعی اراضی کو بھی انڈسٹریل مقاصد کے لیے استعمال میں لانے کو ہری جھنڈی دی گئی ہے۔ تاہم جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے زرعی اراضی کے قوانین میں تبدیلی اور جموں کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ میں لفظ ڈومیسائل ہٹانے پر سرکار کی پالیسی پر تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کی کوششیں جموں کشمیر کی آبادیاتی حیت کو تبدیل کرنے کی ایک کڑی ہے۔ تاہم سال 2021 کے جاتے جاتے بھی اس معاملے پر ابھی سیاست اور بحث و مباحثے الگ الگ سطحوں پر جاری۔ ناظرین، سال 2021 کے آخری لمحات جاری ہیں، آخری گھنٹے جاری ہیں، اور اس کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ سیاسی سطح پر جموں کشمیر میں کچھ تبدیلیاں ضرور دیکھنے کو ملی، یعنی دل بدلی کا سلسلہ سال 2021 میں بھی جموں کشمیر کے اندر جاری رہی، اور اس دل بدلی میں جہاں دیویندر سنگھ رانا اور ایس ایس سلاتیہ نے پہلے ہی نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں داخل ہونے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں 11 اکتوبر سال 2021 کو شامل بھی ہوئے۔ وہیں پر جموں کشمیر کی سیاست اور خاص طور پر نیشنل کانفرنس کے لیے ان دونوں کی علیحدگی کافی بڑے نقصان سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیویندر سنگھ رانا جموں کے اندر نیشنل کانفرنس کے بڑے چہروں میں شامل ہوتے تھے، تاہم ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا
मजबूत स्थान जम्मू के अंदर तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे सलाहियत के साथ साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सज्जाद गनी लोन की भी इलाहिदगी हुई है। सज्जाद गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, वो PAGD का हिस्सा थे, लेकिन 19 जनवरी साल 2021 को ही सज्जाद गनी लोन भी उस डेवलपमेंट का हिस्सा बने जिसमें उन्होंने PAGD से इलाहिदगी इख्तियार की और कहा कि PAGD के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसियां, कुछ इकाइयां जो मौक़िफ़ तैयार किया गया था उसके बरक्स काम कर रहे हैं। जब मुबस्सिरीन के साथ बात हुई तो मुबस्सिरीन का मानना है कि जो DDC इलेक्शंस हुए हैं और DDC इलेक्शंस में कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठाने को लेकर सज्जाद गनी लोन नाराज हुए, जिसकी वजह से उन्होंने PAGD से इलाहिदगी इख्तियार की। तो इस तरह से ये दो बड़ी सियासी तब्दीलियां साल 2021 में सियासी स्तर पर दर्ज हुई हैं। तो नाज़रीन, ये थे साल 2021 के वो पल, वो खट्टी मीठी यादें, वो तब्दीलियां जो साल 2021 में पाई गई और जिससे आज के स्पेशल रिपोर्ट में हमने जगह दी थी। अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए अलग अलग आदत शुमार हमने आप तक पहुंचाई है, क्योंकि साल 2021 हमसे रुखसत हो रहा है, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ, कुछ तलख यादों के साथ, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम आपसे रुखसत ले रहे हैं कि हम कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए साल में। और नए साल के आमद पर हम सभी अपने नाज़रीन को मुबारकबाद भी देते हैं और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे हैं। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज की खुसूसी नशरियात यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।